मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज प्रेजेंटेशन का दिन है और उम्मीद करते हैं तुम लोग बनाए होगे प्रेजेंटेशन। पाइथन का बहाना नहीं बनाओगे, ये था वो था, टाइम नहीं मिला। ठीक है, एक सप्ताह से ज़्यादा का टाइम मिल चुका है तुमको। मतलब अगर सही तरीके से पूछो 2 सप्ताह मिला। पिछले सैटरडे को हम तुमको याद जरूर दिलाए थे। उसके पहले जब लास्ट क्लास हम लोग का हुआ था सैटरडे को, गुरु पूर्णिमा के दिन, उसी दिन ये बात हुई थी कि अगले क्लास में तुम लोग प्रेजेंटेशन दोगे। उसी दिन तुमको प्रेजेंटेशन के लिए हम बोल रहे थे, लेकिन तुम लोग उस दिन तैयार नहीं हुए थे। ठीक है, तो स्टार्ट कौन करेगा ये बताओ। कौन स्टार्ट करेगा? पहला प्रेजेंटेशन कौन देगा? ऐसे कैसे चलेगा बताओ। प्रिंस कुमार, यस मानसी। Sir, I can give presentation in 5 minutes. I'm on my way to college. ओके ओके श्योर। देखो ये हुई बात। और कोई? शुभम, कहाँ है? प्रियरंजन नहीं दिख रहा है। हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या प्रियरंजन? आशीष, यार यस सर। जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, जो लोग सिंसियर हैं, उनसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन दें। सर ठीक आप है, बोले थे प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन सर मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को लगा कि सर आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक देंगे। मान लीजिए कि सर कोई दूसरा एक ही टॉपिक पे सब बोल देगा तो कोई वैसा दिक्कत लगा। नहीं है, सबका अलग अलग होगा ना। टॉपिक तो लिमिटेड है। अगर तुम लोग सब मिला के 150 बच्चा हो जाओ, 60 दूनी 120 बच्चा, 110 बच्चा, 100 बच्चा, तो 100 टॉपिक तो प्रेजेंटेशन के लिए 100 टॉपिक तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, एक टॉपिक पे 2 लोग प्रेजेंटेशन देंगे, दोनों में से कोई बेटर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक बेटर होगा, तो जो कमजोर होगा वो सीखेगा कि और इस टॉपिक पे और क्या क्या कंटेंट हो सकता था और क्या क्या कंटेंट हम ला सकते थे और प्रेजेंटेशन और मेरा बेहतर कैसे होगा। ये और अच्छी बात है। एक टॉपिक पे कई लोग अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और जितने स्टूडेंट हैं, या तो फिर हम सबका ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने पे क्या होता है, उस ग्रुप में कोई 1 या 2 बच्चा जो होता है वो सारा का सारा दारोमदार उसी पे होता है और बाकी सब फ्री में सिनेमा देखते हैं, वैसा वाला चीज। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोले हैं कि इंडिविजुअल हर आदमी, हर स्टूडेंट ये काम करे ताकि उसको अपने आप को एक्सेल करने का मौका मिले। ठीक है, और टॉपिक भी हम तुमको तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। जिस टॉपिक पे तुम कंफर्टेबल हो, जिस टॉपिक पे तुमको अच्छा लगता है, जो सबसे ज्यादा समझ में आया टॉपिक, वो टॉपिक उठाओ। ठीक है, इसके बाद भी अगर तुम नहीं आते हो, नहीं बोलते हो, तो अच्छा, अच्छी बात सर नहीं मैं है। नेक्स्ट क्लास में श्योर दे दूंगा पक्का। फर्स्ट कौन बोला? प्रेजेंटेशन सर आशीष। राकेश? सर आशीष आशीष। आशीष, अच्छा। आज कौन कौन देगा अभी? हाँ यस, कम।
तुम प्रिपेयर की हो ना, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली हो? ठीक है। तुम एक बार तुम लोग जो प्रेजेंटेशन दे लोगे, उसके बाद एक रिवीजन सेशन रखेंगे थ्रू आउट। ठीक है, हम लोग का सिलेबस अप्रॉक्स 90% हम लोग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला जो एसक्यूएल वाला जो यूनिट है, उसमें भी हम लोग का सिर्फ स्टोर प्रोसीजर वाला एरिया बचा हुआ है। ठीक है, उसमें जो हम लोग को देखना है कर्सर, ट्रिगर और प्रोसीजर, ये तो ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसमें हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, बस इतना ही है। तो ऑलरेडी इतना प्रोग्रामिंग तुम लोग किए हुए हो कि समझने में एकदम चुटकी बजाते समझ जाओगे। बाकी सारा का सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग एक रिवीजन रखेंगे इसको। लेकिन वो रिवीजन हम तुम्हारे प्रेजेंटेशन के बाद रखेंगे। प्रेजेंटेशन देने के पीछे एक मेरा जो मंशा है वो ये है कि हम समझें कि तुम लोग किस किस टॉपिक पे क्या क्या समझे हो, कौन सा टॉपिक अछूता रह गया है, या जिसपे जब हम सेटिस्फाइड अगर तुम्हारे उस टॉपिक पे अगर नहीं होते हैं तो उस टॉपिक को फिर से हम समझाएंगे तुम लोग को। ठीक है, ये रिवीजन इसीलिए है। चलिए ओके, तो हम तुमको स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे रहे हैं? ठीक है। Yashwanshi, go ahead. हाँ, शेयर करो। हाँ, ओके कर दिए, क्लिक कर दिए। Stream.
वीडियो ऑन कर लो। Today I'm present. Today I'm present here to give स्क्रीन शेयर नहीं है तुम्हारा। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। So today I'm present here to give presentation on topic database architecture. But before starting database architecture, we should know म्यूट, तुम भी म्यूट करो। हाँ, about what is software architecture. Software architecture comprises of 3 layers: presentation layer, application layer, and database layer. Presentation layer is also known as user interface layer, and it is the topmost layer of any software architecture. It is also known as client architecture. This layer deals with keyboard and mouse. Second is application layer. Application layer is the middle layer of software architecture and acts as a mediator between client layer and database layer. In this, we do all our coding. Third layer is database layer. In this, third layer is database layer. In this, data is stored, and it is also known as backend of any software architecture. Now moving on further to database architecture. Database architecture is the design of any DBMS. It is categorized in 2 types: centralized and decentralized. And further, decentralized is categorized into 4 types, that is 1 tier, 2 tier, 3 tier, and n tier. In centralized architecture, all 3 layers of software architecture resides in one system and can be accessed by only one user at a time. In decentralized, different layers resides on different systems and can be accessed multi-users at a time. Further, moving on to different tiers of decentralized architecture. 1 tier. It is also known as standalone architecture. In this, 3 layers: presentation layer, logic layer, and database layer reside in single system. Second, 2 tier. In this, the presentation layer and the logic layer resides in one system, and database layer resides on another system. It is also known as client server architecture. Next is 3-tier architecture. It is also known as web-based architecture, and in this, the presentation layer, logic layer, and database layer resides on 3 different systems. Next is n-tier, which is also known as multi-tier architecture. In this, all 3 resides in different systems, and the database is also further fragmented in many different parts.
Next, further moving on to advantages and disadvantages of centralized and decentralized architecture. Advantages of centralized architecture are, since data is stored in one location, the accessing and coordinating data will be easier. There will be very less data redundancy. It is more cost effective, and data integrity, that is overall accuracy, completeness, and consistency of data is maximum. The disadvantage of centralized architecture is that as all the data is stored in single system, bottleneck situations can occur easily, and data accessing time for multiple user is more, and the speed of storing and retrieving data is more, because everything is stored in a single system. If many use it in less time, there is less situation of bottleneck, and it in disadvantages is minimum data integrity, maximum data redundancy, and it is expensive than centralized architecture. Thank you. B128, ठीक है, B128 रोल ना, ओके, रोल नंबर नोटेड फॉर द प्रेजेंटेशन. अगर कोई और है तो दे सकते हो प्रेजेंटेशन. चलो ठीक है, अगले क्लास में पक्का किसी को नहीं छोड़ेंगे. फाइन. यस सर. पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे, हमको लगता है कि हम लोग देखे थे डेटाबेस मॉडल, डिवीजन की बात हम किए, तो किसी ने बोला था कि हमको डेटाबेस मॉडल बता दीजिए, और कोई एक और टॉपिक बोला था, तो बोला ठीक है उसको भी बताएंगे. हमको याद नहीं है कौन सा टॉपिक हुआ था, शायद अलजेब्रा बोले थे या कैलकुलस बोले थे या कोई और बोले थे. मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, किसी को याद हो तो बताओ. रिलेशनल अलजेब्रा. हाँ, रिलेशनल अलजेब्रा बोले थे. ठीक, ओके. वैसे रिलेशनल अलजेब्रा का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है. ठीक है, अगर वो देखोगे तो हमको लगता है कि वो समझ में आ जाएगा, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, फिर भी ठीक है, चलो डिवीजन रिलेशनल अलजेब्रा. ठीक है, जब हमको ये जब कॉट ने ये बताया कि अपने जो कॉट का रूल था, जो कॉट का 12 रूल है, कॉट कमांडमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि आपका डीबीएमएस आरडीबीएमएस तभी हो सकता है जब उसके पास डेटा क्यूरी करने के लिए, इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और सिलेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, एक्सेट्रा के लिए आपके पास एक सब लैंग्वेज होना चाहिए. आप हर चीज के लिए आप डिपेंड नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर पे, फ्रंट एंड जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर पे उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, नहीं तो फिर मेरा वही फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाला हाल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास डेटाबेस से डायरेक्टली क्यूरी करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए. उसके लिए जो आईबीएम उस समय यूज कर रहा था, उसके पहले एसक्यूएल उस समय जो था उसको सिंपल क्वेरी लैंग्वेज बोलते थे. ठीक है, स्टार्टिंग में जो एसक्यूएल यूज हो रहा था आईबीएम, दैट वाज सिंपल क्वेरी लैंग्वेज. बाद में
बाद में उसको जब हम लोग PL/SQL इस पे ऐड किए तो हमारा सिंपल क्वेरी लैंग्वेज वाला जो कंसेप्ट था वो ठीक नहीं था, वो सही नहीं हो रहा था। तब हुआ कि ठीक है, तो उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, पहले से IBM उसको यूज कर रहा था, पहले से IBM उसको यूज कर रहा था, और अब उसको फिर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और वही यूज होना शुरू हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये कि RDBMS में, किसी भी RDBMS में हमको एक सब लैंग्वेज चाहिए था, जिससे हम सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन वगैरह ये सारा का सारा आइटम हम कर सके, क्वेरी लिख सके। ओके, तो उसको मॉडल करने के लिए, पिछले क्लास में बोल रहे थे मॉडल, कि भी चीज करने के लिए हमको एक मॉडल, एक रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, तब हम जाकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हमको SQL लिखना था, SQL पूरा का पूरा SQL का जो क्वेरी है उसको बनाना था, उसको क्रिएट करना था। ठीक है, तो कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उस कंसेप्ट और आइडिया को लेके आए थे EF कॉड 1971 में, और उन्होंने दो कंसेप्ट दिया, एक दिया रिलेशनल अलजेब्रा और दूसरा दिया रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, एक प्रोसीड्यूरल और एक नॉन प्रोसीड्यूरल, दोनों को मिला के, दोनों को कंबाइन करके हमारा SQL फॉर्मुलेट हुआ, क्रिएट किया गया। ओके, तो हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर तुमको क्यूरी लिखना आता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिखते हो और उसमें वेयर क्लॉज भी यूज कर पाते हो, अगर उतना कर ले रहे हो तो अलजेब्रा वही है। सिलेक्ट, एट्रीब्यूट का नेम, सिलेक्शन, सिलेक्ट जो कीवर्ड हम लिखते हैं सिलेक्ट, EMP ID, ई नेम, बेसिक सैलरी, फ्रॉम टेबल नेम EMP, फ्रॉम EMP। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये सिलेक्ट जरूर है, सिलेक्ट से जरूर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्शन का पार्ट है, ये प्रोजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, हम जैसे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, या कोई भी स्टार की जगह पे हम कोई भी एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं, तो क्या होगा, वो हमारे सिस्टम पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारा का सारा जो अलजेब्रा है वो बताया गया, ताकि हम उसके लिए क्यूरी डिफाइन कर सके। ओके, Relational algebra is procedural query language that works on the relational model. The purpose of the query language is to retrieve data from the database or perform various operations such as insert, update, delete and on the data. Okay, तो हम लोग जितना अभी क्यूरी हम लोग करते हैं, अलजेब्रा में जो लिखेंगे, यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, एवरीथिंग, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जितना करेंगे वो सब क्यूरी में भी करके देखेंगे हम लोग, सब हम लोग क्यूरी में करके देखेंगे। तो हमारा जितना भी अलजेब्रा है, अलजेब्रा में जितने ऑपरेशन होते हैं, उस ऑपरेशन को दो भाग में बांट देते हैं। एक तो है मेरा एकदम फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटली जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में बात करते हैं वो सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन और रीनेम, इतना बात हम करते हैं, जो हमारा बेसिक जो हमारा ऑपरेशन है। ओके, और जो डिराइव्ड ऑपरेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे ज्वाइन का, इंटरसेक्शन का, डिवीजन का। और ज्वाइन में सारा ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन जहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों की इक्वेट करके हम लोग दोनों निकालते थे, दैट इज नेचुरल ज्वाइन, है ना, जहाँ E.EMP ID बराबर B.EMP ID जो करके दिखाए थे। ठीक है, वो हम लोग नेचुरल ज्वाइन करके भी देखेंगे, लेफ्ट, राइट और फुल आउटर ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन, ये जो है हमारा डिराइव है। ठीक है, तो हम लोग चूंकि जहां पे समझ में नहीं आए वहां हैंड रेज करके सवाल करना। ओके, तो सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है, पहले हम प्रोजेक्शन देखेंगे तब सिलेक्शन देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या हुआ, किसी एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को प्रोजेक्ट करना, स्क्रीन पे शो करना, या किसी तरह से डेटाबेस से उसको स्टैक करके शो कराना, दैट इज प्रोजेक्शन, दैट इज प्रोजेक्शन। ओके, कैसे लिखते हैं हम लोग उसको, पाई साइन से लिखते हैं, पाई। ओके, कैसे लिखेंगे, पाई साइन मतलब प्रोजेक्शन, कॉलम, कौन कौन सा कॉलम तुमको प्रोजेक्ट करना है उसका नाम देंगे, दैट ऑल द कॉलम विल बी सेपरेटेड बाय द कॉमा, और लास्ट में
ब्रैकेट के अंदर दिए हैं वो टेबल का नाम जिस टेबल से हम ये कॉलम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वी कैन राइट वन कॉलम एज वेल एज मोर देन वन कॉलम इन द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, हम क्या बोले थे, सिलेक्शन, सिलेक्ट क्यूरी जितना भी है वही हमारा प्रोजेक्शन है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, सिलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल लास्ट में लगा दे रहे हैं, वो क्यूरी का पार्ट नहीं है, फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो होगा वो प्रोजेक्शन हो गया। ओके, तो जैसे यहाँ पे करके दिखाया है तुमको, ये टेबल कंसीडर करो, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये कस्टमर टेबल है, इस कस्टमर टेबल में से कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी ये दोनों को प्रोजेक्ट करना है हमको। कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी को प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्शन साइन से हम दिखा रहे हैं। अगर एग्जाम में ये क्यूरी दे, मनीष ध्यान दो, अगर ये क्यूरी एग्जाम में दे ऐसा लिखा हुआ और बोले कि इसके लिए आप एसक्यूएल क्यूरी लिख के दिखाइए, एसक्यूएल क्यूरी लिख के दिखाइए, तो करना क्या है तुमको, इस पाई साइन को बदल देना है सिलेक्ट। ठीक है, इस पाई साइन को बदल देना है सिलेक्ट, और इसको यहां लगा देना है, ये पैरेंथेसिस हटा के फ्रॉम कीवर्ड लगा देना है। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर। सिंपल, दिक्कत है, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो उसका आउटपुट क्या आएगा मेरा, ये ऐसा आउटपुट है, कस्टमर नेम कस्टमर सिटी, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब जब प्रोजेक्ट समझ में आ गया तब अब हम सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हम छोड़ दिए थे पहले। सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम सारे, यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन में तुम एक बार ध्यान देना कि तुम्हारे पास, हमारे पास कौन कौन सा एट्रीब्यूट या कौन कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, इसका पूरा ये अरेंजमेंट है वहां पे। ठीक है, हम जो जो कॉलम को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन बार बार हम यही बोलते हैं कि टपल के मामले में ये कमी हो जाता है हमको कि कौन सा टपल चाहिए कौन सा टपल नहीं चाहिए। अगर हम ये सिलेक्ट करना चाहते हैं तब क्या करें, तब हमको वेयर क्लाउज यूज करना पड़ता है और एक एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से हम वो फिर फिल्टर करते हैं उस टपल को, वही हमारा सिलेक्शन है, वही हमारा सिलेक्शन है। ठीक है, और सिलेक्ट ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा साइन से। ठीक है, लिखते कैसे हैं, तो ये सिग्मा और ये कंडीशन, जिस कंडीशन पे हमको टपल को फिल्टर करना है, वो जैसे तुम लोग अभी फ्लिपकार्ट पे और इसको अमेजॉन पे जाते हो तो फिल्टर लगाते हैं ना हम लोग, है कि हमको ये ब्रांड का ही चाहिए, प्राइस इतना चाहिए, ये जो फिल्टर लगाते हैं वो सिलेक्शन है, दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगा दी यहाँ पे, और ब्रैकेट में टेबल का नाम, ब्रैकेट में टेबल का नाम, ये सिलेक्शन है। लेकिन क्या होगा अगर हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, सिलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो हमको वो वैल्यू दिखेगा कहां से, समझ में आ रही है आशीष? यस सर। ठीक है, तो मान लो हम लिखते हैं सिग्मा कस्टमर सिटी बराबर आगरा कस्टमर, तो ये वाला आगरा आगरा वाला जो टपल है इसको वो सेलेक्ट करेगा, मतलब ये उसको वो फिल्टर करके लाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करके लाएगा। अब हमको उसको प्रोजेक्ट भी कराना है तब हमको दिखेगा, मतलब हमको लिखना होगा प्रोजेक्शन ऑफ, देखो इसीलिए हम पहले प्रोजेक्शन बताए, इसे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ कस्टमर आईडी कस्टमर नेम कस्टमर सिटी, ये हो गया सिलेक्शन। किसको प्रोजेक्ट करना है भाई, तो सिलेक्ट कस्टमर, सिलेक्शन ऑफ कस्टमर सिटी बराबर आगरा, और फाइनली कस्टमर टेबल से। ये पूरा का पूरा क्यूरी हुआ, बगैर प्रोजेक्शन के सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल ऐसा समझो कि सिलेक्ट हम यूज ना करें, सिर्फ वेयर क्लाउज यूज करें, वेयर क्लाउज से हमको रिकॉर्ड दिखेगा, सिर्फ वेयर क्लाउज से रिकॉर्ड दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो बोलो आगे बढ़े। यहां तक ठीक है?
Yes, sir. ओके, बहुत टाइम लगाते हो रिस्पॉन्ड करने में तुम लोग। यूनियन ऑपरेटर, यूनियन, यूनियन का मतलब सारा रो को सेलेक्ट करेगा सर। हाँ, यस, दो टेबल में सर सारा रो को सेलेक्ट। हाँ, नहीं, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइन होना, है ना, कंबाइन All होना, element- एकजुट हो जाना। और रिपीटिंग नहीं होना। रिपीट तो खैर नहीं होगा, सेट की बात करेंगे तो रिपीट तो ऐसे भी नहीं होगा। यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा यूनियन का है, जहाँ किसी फैक्ट्री में जितने मजदूर हैं वो सब इकट्ठा होकर एक यूनियन बना देते हैं, ठीक है, वो यूनियन हो गया। तो यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मल्टीपल थिंग, सेम टाइप ऑफ थिंग बट इन मल्टीपल नंबर, ठीक है, वही हो गया यूनियन। अब हम यूनियन बात करेंगे, यूनियन का मतलब समझ में आ गया। अब यूनियन को कंसीडर करो सेट थ्योरी के कंसेप्ट में। दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और दोनों का यूनियन बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में एकजुटता करनी पड़ेगी, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करके एक सेट बनेगा, और वो सेट होगा ए और बी का यूनियन। और हमको सेट पता है कि एक सेट में कोई एलिमेंट दोबारा नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में था और यूनियन बना रहे हैं तो दो हो जाएगा, वो चीज सेम टू सेम होगा ना। अगर एक कोई एलिमेंट, सेम टाइप का एलिमेंट दोनों सेट में है, इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो सेट में दो बार आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे सेट थ्योरी में सेट वाले में एक रूल है कि कोई एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, तब क्या करेंगे कि उसको एक ही रखेंगे, एक को हटा देंगे। पहले अगर 5 आया हुआ है, दूसरी बार अगर 5 आएगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वो जो सेट का जो थ्योरेटिकल जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, उसको कायम रखेंगे और दोनों को मिला देंगे। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लो कि एक टेबल है जिसमें कि सारे बीसीए के स्टूडेंट हैं, AKU के। एक दूसरा टेबल है जिसमें बीसीयू के सारे स्टूडेंट हैं, टीपीयू के। ओके, अब इस दो सेट का यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा? ये सारे बीसीए के स्टूडेंट हो जाएंगे, यस और नो? राहुल, यस सर। हो जाएगा ना दोनों? एक सेट जो दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों मिलके एक कंप्लीट सेट बनाएंगे जिसमें AKU PPU दोनों के बीसीए के स्टूडेंट होंगे। अंडरस्टूड? यस सर। तो वही यूनियन, बहुत सिंपल है, समझे? तो इसको हम लोग सेट थ्योरी में भी यही वाला यू जो है, यही सिंबल यूज करते थे वहां भी, यू जैसा ऐसा बड़ा सा, और यहाँ भी वही काम करते हैं हम लोग। If we have two relation R1 and R2, both have same columns, and we want to select all the tuples from these relations, then we can apply the union operator on this relation. The rows that are present in the both table will only appears only once. यही बोल रहे थे तुमको। It means there are no duplicates present after the union operation. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में ये देखो, ये हमारा टेबल है, टेबल नेम सिंटेक्स में है टेबल नेम, एक टेबल नेम और यूनियन दूसरा टेबल नेम। तो एक कोर्स टेबल लिए हैं और एक लिए हैं हम लोग स्टूडेंट टेबल। ये दोनों टेबल में से कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो हमारा सेम हो रहा है? तो स्टूडेंट नेम सेम है, ओके। तो दोनों स्टूडेंट नेम का हम यूनियन लेना चाहते हैं, दोनों स्टूडेंट नेम का हम लोग यूनियन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल मिला के टोटल कितने स्टूडेंट आते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रोजेक्ट करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्शन यूज करेंगे, इस टेबल का यूनियन प्रोजेक्शन करेंगे, फिर दूसरे टेबल का, ठीक है। तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा दोनों की यूनियन का। तो प्रोजेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम ऑफ कोर्स टेबल, ये एक क्यूरी है कंप्लीट,
select student name from course, that's all. Okay, अब दूसरा क्यूरी लिख रहे हैं यहां से, यूनियन के साइन के बाद select स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो दोनों टेबल में से हम यूनियन करके रिजल्ट निकालेंगे कि क्या आएगा, ठीक है, और वो ये आएगा। आदित्य वहां 2 बार था देखो, लेकिन यहाँ 1 ही बार आया है। यहाँ पे आदित्य 2 बार था, यहाँ आदित्य 1 बार और था, टोटल 3 बार था। अगर यूनियन करेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे तो आदित्य 3 बार होना चाहिए था, लेकिन हम आदित्य 1 ही बार रखेंगे क्योंकि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर तुम यूनियन के बारे में अगर लिखोगे एग्जाम में, इस बात को एम्फसाइज करना कि कंबाइन करना है और यूनियन को नहीं रखना है। दैट यू ऑल द डुप्लीकेट विल बी एलिमिनेटेड, डुप्लीकेट को नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। ओके, जो दोनों सेट में है उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन। ओके, intersection operator is denoted by this symbol, that is something opposite u like symbol, and it is used to select common rows from 2 tables or relations. Let's say we have 2 relations R1 and R2, both have same columns, and we want to select all those tuples that are present in both the relations. Then in that case we can apply intersection operation on these 2 relations R1 and R2. सिंटेक्स कैसा होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अभी यूनियन पढ़े थे वैसे ही, लेकिन सामने जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, हमारा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, और दोनों में से इंटरसेक्ट करना है हमको। इंटरसेक्ट करना है तो यहाँ आदित्य स्टीव पॉल लूसी, आदित्य स्टीव पॉल लूसी, देखो आदित्य स्टीव पॉल लूसी इसमें भी है, आदित्य स्टीव पॉल लूसी इसमें भी है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन, बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि हमारा इंटरसेक्शन में आदित्य स्टीव पॉल लूसी रहेगा, दोनों में कॉमन है। लिखेंगे कैसे? प्रोजेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम कोर्स टेबल, इंटरसेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमको ये आदित्य स्टीव पॉल लूसी ऐसा मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। गुड। अच्छा, बोलते रहोगे तो हमको लगेगा कि तुम देख रहे हो, ऐसा तो तुमको लगेगा पता नहीं सो गए या फिर कहाँ चले गए, मोबाइल छोड़ के इधर घूम रहे, ठीक है। तो तुम लोग का कैमरा ऑन करने के लिए बोल बोल के थक गए, तुम लोग ऑन नहीं करते हो कि डेटा का परेशानी है, ये वो दुनिया भर का। तो रिस्पॉन्स तो करो, रिस्पॉन्ड करो। इसके बाद सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस मतलब माइनस, घटाओ, घटाना, सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो सेट डिफरेंस कैसे निकलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग फिर वही काम किए। देखो यहाँ पे जो सेट डिफरेंस की बात हम करते हैं तो बोलते हैं क्या कि अगर 2 रिलेशन R1 एंड R2 हम ले रहे हैं और वी वांट टू सेलेक्ट ऑल दोस टपल्स दैट आर प्रेजेंट इन रिलेशन R1, R1 में है और R2 में नहीं है, दोनों में से किसी एक में है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे कि R1 माइनस R2 करेंगे। तो R1 में से 10 टपल और इस 10 में से 5 है इसमें, तो माइनस करेंगे तो ये 5 कट जाएगा, तो बाकी वो 5 बचेगा जिसमें नहीं था। समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस फिर से समझो। टेबल ए में 10 टपल है, इस 10 टपल में से 5 टपल टेबल बी में भी है, टेबल बी में भी 5 टपल है, हाँ इसका। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टेबल ए में वैसा कौन सा टपल है जो टेबल बी में नहीं है। तो टेबल बी से माइनस कर दो, ए माइनस बी, तो बी में जितना था उतना ए का कट जाएगा और बाकी बचेगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। सिंपल ऐसे ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? लिखते कैसे हैं? टेबल का नाम, पहला टेबल का नाम और माइनस दूसरा टेबल का नाम। कंसिडर द सेम टेबल course and student that we have seen. Let's write a query in relational algebra to select those
select those student name that are present in the student table but not present in the course table. ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टेबल का माइनस प्रोजेक्शन ऑफ स्टूडेंट नेम कोर्स टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या कि यहाँ बोले थे आदित्य स्टीव पॉल लूसी, दोनों में कॉमन था आदित्य स्टीव पॉल लूसी। ठीक है, और ऐसा कौन सा नाम था जो इसमें नहीं था? आदित्य पॉल कोर्स टेबल में से ये अगर हम घटाते हैं, नहीं तो हमको स्टूडेंट में से कोर्स घटाना है, स्टूडेंट में से कोर्स घटा देना है, कोर्स में से। ठीक है, तो हम स्टूडेंट में से कोर्स घटा देंगे, स्टूडेंट में से कोर्स घटाएंगे तो क्या मिलेगा? कार्ल और रिक एक्स्ट्रा एक था वहां पे, तो हमको मिल जाएगा। बाकी आदित्य का क्या क्या था? आदित्य स्टीव पॉल लूसी, ये सारा का सारा वहां कट गया, कट गया तो क्या बचा? कार्ल एंड रिक। यही हमारा सेट डिफरेंस है। फाइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि एक टेबल का अगर हम जिसको पहले लिखते, मान लीजिए R1 गुना R2। ओके, तो R1 गुना R2 लिखने का मतलब ये हुआ कि इस सेट का पहला एलिमेंट उठाओ, ठीक है, उसको R2 के हर एलिमेंट के साथ पेयर करना है, हर एलिमेंट के साथ पेयर करना है। उसके बाद जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद R1 का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे और उसको R2 के हर एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे। इसका A उठेगा और इसके X के साथ AX बनाएगा, AY AZ ऐसा बनेगा, XYZ अगर है तो। फिर इसका B उठाएंगे तो BX BY BZ ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो टपल बनेगा AX BX जो बन रहा है, AZ AX BX, वो जो टपल है दैट इज टपल। ये टपल हमारा ऑर्डर्ड होगा क्या अनऑर्डर्ड होगा? देखो ये सब एक एक नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ाना मत। सेट हमारा जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, लेकिन हम अगर किसी तरह का रिलेशन की बात करते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, उसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा ऑर्डर्ड होगा। R1 गुना R2 लिखे हैं तो पहला वाला जो टपल होगा, पहला वाला जो एट्रीब्यूट होगा वो R1 का होगा और कॉमा दे के जो दूसरा वाला होगा वो R2 का होगा। ये फिक्स रहेगा, पहले R1 तब R2। क्लियर है? सर अगर टेबल 1 में तीन टपल है और कस के बोलो। सर टेबल 1 में सर 3 टपल है और टेबल 2 में सर मतलब 4 टपल है, तो टोटल 12 टपल बनना चाहिए सर, मतलब Exactly. output में। पहला टपल का एक उठाओ, हम पहले सेट का एक एलिमेंट उठाते हैं, कितना पेयर बनेगा? 4 पेयर बनेगा ना, इधर 4 है बी में तो यस सर। 4, तो ठीक है, तो बना AX AY AZ और AY ऐसा कुछ एक 4 बन गया। अब बी को उठाओ फिर 4 बनेगा, सी को उठाओ फिर 4 बनेगा, तो 4 से 12 सिंपल। ओके ओके आशीष, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये हमारा कॉलम ए कॉलम बी ABC है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको करना है A गुना B। A गुना B अगर हम करते हैं तो क्या होगा? ये टपल इस तीनों टपल के साथ पेयरिंग होगा, फिर BB 200 का भी सबके साथ होगा, CC 300 का भी सबके साथ होगा, तो 3 इधर और 3 इधर। हर एक टपल के लिए इधर से 3 आएगा, तो 3 और 3 6 और 3 9, मतलब 3 गुना 3 अगर हम करें तो हमको टोटल नंबर ऑफ टपल्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो यही है हमारा AA 100 XS 99, ठीक है, AA 100 YY 11 AA 100, ये 3 हो गया, ये तीनों के साथ हो गया। फिर BB आएगा, मतलब यहाँ से BB उठाए इसके साथ फिर तीनों, तो BB 200 के साथ तीनों, ऐसा करके ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा जितने तरह का रिलेशन बन सकता है दो सेट के बीच में, सारे रिलेशन का एक सुपर सेट है, सारे रिलेशन का एक सुपर सेट है। या ऐसा भी कह सकते हो, हेलो हेलो हेलो, ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा कोई भी रिलेशन जो होगा, कोई भी रिलेशन जो बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा।
ऐसे बोलो कैसे बोलो दोनों बात है, ठीक है। उसके बाद है था रीनेम। रीनेम कैसे करेंगे? रीनेम की भी आवश्यकता है हमको। हम अगर किसी टपल को किसी एट्रीब्यूट को रीनेम करना चाहें, टेबल को रीनेम करना चाहें, बहुत सारा जो काम है रीनेम की आवश्यकता है हमको एसक्यूएल में रीनेमिंग भी चाहिए था। तो रीनेम के लिए भी हमको जो मिला अलजेब्रा वो क्या था, इसको हम लोग रो साइन से दिखाते हैं। रीनेम ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू रीनेम अ रिलेशन और एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। रीनेम सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? ये हमारा सिंबल है, न्यू रिलेशन नेम, अभी जो देना चाहते हैं वो कॉमा देके पुराना वाला नाम, तो हमारा ये रिलेशन नेम दूसरा हो जाएगा, नया हो जाएगा। ओके, एग्जांपल देखो, लेट्स से वी हैव अ टेबल कस्टमर, वी आर फेचिंग कस्टमर नेम एंड वी आर रीनेमिंग द रिजल्ट रिलेशन इन द कस्टमर CUST_name। ठीक है, तो हम अच्छा बहुत सारा क्वेरी लिख सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए समझो, ये एक टेबल है हमारा, कस्टमर नेम इसका एट्रीब्यूट का नाम है, और हम लोग लिखते हैं रो मतलब रीनेम कस्टमर नेम, कस्ट नेम न्यू नेम ये हो गया, कॉमा ये हो गया सिलेक्ट कस्टमर नेम, सिलेक्ट कस्टमर नेम ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया पुराना वाला नाम और कस्टमर टेबल से, तो ये हमको मिल गया, ये नाम डिस्प्ले हुआ, हमको मिल गया ये। ओके, तो ये था हमारा रीनेमिंग। ठीक है, तो रीनेमिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं हम लोग, पूरे का पूरा एट्रीब्यूट को रीनेम कर सकते हैं, हम लोग टेबल को रीनेम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ तक था हमारा ये सब सारा का सारा बेसिक ऑपरेशन था। और एक बार रिलेशन अलजेब्रा का और कैलकुलस का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, सब बैच में जो हुआ है सब वीडियो डाला हुआ है। एक बार तुम लोग वीडियो देखो उसको, ताकि हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं वीडियो का, वो भी उसका पर्पस भी सर्व हो, है ना। कभी भी हो कोई टॉपिक पे तुमको डाउट लगता है, एक बार वीडियो देख लो, एक बार PDF पढ़ लो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आके हमसे पूछो, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए और अच्छा रहेगा इससे। ठीक, तो आज हम यहीं छोड़ते हैं, अब उम्मीद करते हैं अगले क्लास में लोग मिलेंगे, तो तुम लोग हमको सर एक चीज पूछना था। हाँ सर, अब किसी के साथ मिलेंगे। यस, रिकॉर्डिंग ऑफ करिए आवाज नहीं आ रही आशीष। सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए ना। आशीष कुछ कस के बोलो, माइक नजदीक करके। रिकॉर्डिंग ऑफ करने बोल रहा था। अच्छा हाँ, तो ऐसा रिकॉर्डिंग पॉज करने की बात नहीं सिलेबस का नहीं पूछ रहा। सुनो बता रहे हैं, जहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं, वहां तक का क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तुम बताओ। यस सर, आना चाहिए, तो जितना हम पढ़ा चुके उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर ये पूछना चाह रहा हूँ 40 क्वेश्चन जो डायरेक्टर सर हम लोग को बोले थे ऑडियो में। हाँ अच्छा, सर बोले हैं तो देंगे वो 40 क्वेश्चन तुमको। वो 40 क्वेश्चन देख के भी तुमको अंदाजा मिल जाएगा कौन कौन सा पोर्शन टच हुआ है ना। उस Yes, 40 sir, क्वेश्चन को देख के भी तुमको अंदाजा हो जाएगा कौन कौन सा पोर्शन क्वेश्चन में टच हुआ है। ओके, और एक चीज और समझो, एकदम फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेंगे, तुमसे एकदम फंडामेंटल जैसा क्वेश्चन पूछेंगे। टफ क्वेश्चन कहाँ निकल के आता है? टफ क्वेश्चन निकल के आता है तुम्हारा अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन पूछे तुमसे, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा पजल्ड हो सकता है। बाकी सारा क्वेश्चन तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, एकदम टू द पॉइंट जवाब देने वाला है ना। तो अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन रखते हैं और नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन रखते हैं, तो वो भी बहुत ईजी रहेगा। थोड़ा सा भी अगर तुम पढ़े हो समझे हो तो रिप्लाई कर पाओगे। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, सर कब देंगे? दे देते हैं, और अब तो कल पता ही चला है तो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।